भारतवासी उद्योग जो चलाते हैं, व्यापार जो चलाते हैं, उनके उद्योगों पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी जाए। तो चलो एक्साइज ड्यूटी लगा दी। फिर एक अंग्रेज कहता है कि भारतवासी कुछ माल बेचते हैं, माल के बेचने पर सेल्स टैक्स लगा दिया जाए, तो वो लगा दिया। फिर भारतवासी जिस गांव से माल लेके जाते हैं उस गांव का टैक्स लगा दिया जाए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स लगा दिया। फिर जिस सड़क पर से माल लेके जाते हैं उसका रोड टैक्स लगा दिया जाए। फिर पुल पर से जाते हैं तो टोल टैक्स लगा दिया जाए। ऐसे 20 तरह के टैक्स लगा दिए। और इस सिस्टम की विशेषता को आप समझिए कि हम उत्पादन करें तो उस पर टैक्स दें, माल बेचें तो उस पर टैक्स दें, बेचकर मुनाफा कमाएं, मुनाफे पर टैक्स दें, एक गांव से दूसरे गांव लेके जाएं, उस पर टैक्स दें, जिस गांव में माल बनाएं उस गांव का टैक्स दें, जिस गांव में लेके जाएं वहां का टैक्स दें, सड़क का टैक्स दें, पुल का टैक्स दें, टैक्स ही टैक्स लगा दिए। एक अंग्रेज था उस जमाने में, उसका नाम था विलियम विल्बरफोर्स। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब वो ये बहस होती थी तो वो ऐसे ही सुझाव दिया करता था। तो वो कहता था कि हम पहले लूटते थे तो सारी दुनिया में आलोचना होती थी और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता था। अब हम लूटेंगे तो है ही, लेकिन आलोचना कोई नहीं करेगा, क्योंकि हम जवाब देंगे कि हमने तो टैक्सेशन के कानून बनाए हैं। अब भारतवासी लूट रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, हम तो कानून का राज चला रहे हैं भारत में। और वो टैक्सेस कितने लगाए उन्होंने? भारत के लोगों के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाया 350%। 100 रुपए का सामान हम बनाएं तो 350 रुपए एक्साइज ड्यूटी। फिर बेचने जाएं तो उस पर सेल्स टैक्स लगाया 180%। 100 रुपए का माल बेचें 180 रुपए सेल्स टैक्स दें। फिर बेचकर मुनाफा कमाएं तो मुनाफे पर टैक्स लगाया 97%, जिसको इनकम टैक्स कहते हैं। 100 रुपए आमदनी करें 97 रुपए अंग्रेजों को दें। फिर रोड टैक्स, टोल टैक्स, ऐसे हजारों प्रतिशत के टैक्स उन्होंने लगाए और टैक्स के माध्यम से सारा धन लूट लूट कर 100 साल तक वो लंदन ले जाते रहे, इंग्लैंड ले जाते रहे। परिणाम एक ही निकला, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा, चाहे अंग्रेज सरकार ने लूटा, लुटे इस देश के लोग जो गरीब, कंगाल और भिखारी हो गए, और इंग्लैंड उस लूट के पैसे से दुनिया का सबसे ज्यादा समृद्धशाली देश बन गया। इंग्लैंड का इतिहास कभी आप पढ़ें तो आपको एक रोचक जानकारी मिलेगी, वो ये कि 15वीं शताब्दी में इंग्लैंड भूख से मरने वाला देश था। 100 साल इंग्लैंड में भूखमरी पड़ी थी। 3.5 करोड़ अंग्रेज भूख से मर गए थे 15वीं शताब्दी। फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, भारत में आ गई, और उसके थोड़े ही दिनों के बाद इंग्लैंड दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया, सबसे ज्यादा पैसे वाला देश बन गया, पर कैपिटा इनकम में दुनिया में सबसे ऊंचा देश बन गया, क्योंकि भारत से धन लूटकर वो ले जा चुके थे। इंग्लैंड में एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम आप जानते हैं, जेम्स वॉट, जिसने भाप के इंजन का आविष्कार किया। जेम्स वॉट ने अपनी डायरी में यह लिखा कि मैं अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले पैदा हो गया होता तो मेरा इंजन और मैं दोनों ही भूखे मर गए होते। वो कहता ये तो भगवान ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत जा चुकी थी और लूट लूट कर धन लंदन आने लगा था। उस धन के पैसे के प्रभाव से मेरे इंजन के आविष्कार का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इस्तेमाल हुआ और मैं बहुत अमीर बन गया। अंग्रेज इतिहासकार बहुत लिखते हैं, विलियम डिग्बी ने यह लिखा कि अगर अंग्रेजों ने भारत को लूटा नहीं होता तो इंग्लैंड नाम का देश तो 15वीं शताब्दी में ही खत्म हो गया होता। बहुत कंगाल और गरीब देश था इंग्लैंड, बहुत बहुत गरीब देश था। भारत से लूटे हुए धन से उनके यहां समृद्धि आई। तो ये एक व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई लूटखोरी की, और यहां से धन ले जाते थे वो इंग्लैंड। अब मैं आता हूं 2009 की व्यवस्था पर। अंग्रेजों ने जिस टैक्स सिस्टम की मदद से
इस देश को लूटा लाखों करोड़ों रुपए, अब उसी टैक्स सिस्टम की मदद से इस देश के काले अंग्रेज इस देश को लूट रहे हैं लाखों करोड़ों रुपए। हमारे देश में अंग्रेजों के जाने के 62 साल के बाद भी इनकम टैक्स लगा हुआ है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स लगा हुआ है, सेल्स टैक्स का नाम बदल के वैल्यू एडिड टैक्स कर दिया है, बाकी सेल्स टैक्स भी लगा हुआ है, ऑक्ट्रॉय टैक्स लगा हुआ है, टोल टैक्स लगा हुआ है, रोड टैक्स लगा हुआ है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स है, हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है। बस अंतर इतना है कि अंग्रेजों ने भारत पर 23 तरह के टैक्स लगाए थे। आजादी के 62 साल के बाद भारत के ऊपर 64 तरह के टैक्स लगे हुए हैं। और ये सारे के सारे टैक्स आपकी लूट कर रहे हैं, आपका धन यहां से जा रहा है। कहां जा रहा है आप पूछेंगे। अंग्रेज इस धन को लूट लूट कर लंदन ले जाके जमा करते थे। आजादी के बाद के जो काले अंग्रेज हैं वो इस धन को लूट लूट कर ले जाकर स्विट्जरलैंड में जमा करते हैं। आपको मालूम है राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने 1984 में, तो उन्होंने इसका उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब मैं दिल्ली से 1 रुपया किसी गरीब आदमी के विकास के लिए भेजता हूं तो उसमें 15 पैसा ही उसके पास पहुंचता है, 85 पैसा लूट लिया जाता है। राजीव गांधी को पूछा कौन लूटता है, तो उन्होंने कहा मेरे ही सहयोगी नेता और हमारे ही अधिकारी लूटते हैं, कोई बाहर वाला नहीं लूटता। इसका माने टैक्स के 1 रुपए में से 85 पैसे की लूट होती थी 1984 में। 2009 में राजीव गांधी तो नहीं है, भ्रष्टाचार तो है, राजीव गांधी तो नहीं है, लेकिन लूटखोरी रिश्वतखोरी तो और बढ़ गई है। अगर मैं इसको मुहावरे में कहूं तो 1984 में तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री थी, अब तो भ्रष्टाचार का महासागर है इस देश। और 1984 तक लूटने वाली 1 या 2 पार्टियों की सरकार थी, अब तो 48 पार्टियों की सरकारें हैं लूटखोरी में लगी हुई। कोलिशन गवर्नमेंट है, अब सब लूट रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। अब लूट कितनी होती है, राजीव गांधी की बात कहता हूं मैं, मेरी नहीं कहता। राजीव गांधी ने 84 में जो कहा 15% लूट होती है, 85% लूट होती है, 15% ही विकास में जाता है। अगर 84 से 2009 के इन्फ्लेशन रेट को इसमें मैं जोड़ दूं तो लूट अब 90% से ज्यादा होती है। 10% धन ही विकास के काम में खर्च होता है। और ये 90% जो लूट है ये कितनी बड़ी है, अंदाजा आप लगाना चाहें पूरे देश के बारे में। हमारे देश की सरकार, केंद्र की सरकार आपसे जो टैक्स में धन लेती है वो 6.25 लाख करोड़ रुपए 1 साल में। हमारे देश में 31 राज्य हैं, 31 राज्यों की राज्य सरकारें जो धन लेती हैं टैक्स के रूप में वो 12 लाख करोड़ रुपए कुल मिलाकर। और फिर नीचे की सरकारें हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सारे देश में, उनका धन इकट्ठा होता है लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। माने लगभग 20 लाख करोड़ रुपए आपसे लिया जाता है हर साल टैक्स के रूप में भारत के 115 करोड़ लोगों से। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सरकार 20 लाख करोड़ का टैक्स लेती है। अब इसमें से 10% देश के विकास पर खर्च होता है तो वो 2 लाख करोड़ है, और 90% धन लूट लिया जाता है वो 18 लाख करोड़ का है। और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी मात्रा है। मैंने एक दिन हिसाब निकाला था कि 18 लाख करोड़ रुपए जो लूट लेते हैं हमारे अधिकारी, कर्मचारी, हमारे नेता, अगर ये पैसा गरीबों को सीधे बांट दिया जाए तो गरीबी 1 साल में ही खत्म हो जाए इस देश। मतलब मेरा सीधा सा ये है कहने का कि अगर इस देश में सरकार ना हो,
हम सब नागरिक मिलकर टैक्स का पैसा इकट्ठा कर लें और सीधे गरीबों को बांट दें, तो एक ही साल में गरीबी खत्म हो जाए। और अगर 18 लाख करोड़ रुपए का सोना ही खरीद लें तो हमारे हर गांव की सड़क सोने से बन जाए। माने देश का विकास होने में देर नहीं लगेगी। अगर इतना बड़ा धन आपके हाथ में है तो 2-3 साल में तो इस देश को सोने की चिड़िया बना सकते हैं आप। 1 साल का 18 लाख करोड़, 2 साल का 36 लाख करोड़, और पूरा ले ले तो 20 लाख 40 लाख करोड़। बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। लेकिन चूंकि हमारे यहां सरकारी व्यवस्था है, धन पूरा सरकार के हाथ में जाता है, फिर बंदर बांट वहां होता है। बंदर बांट में अधिकारी और नेता पहले हड़प लेते हैं, जो बची कुची खुरचन है वो लोगों के खर्च करने के लिए देते हैं। इसलिए हिंदुस्तान में आजादी के 62 साल के बाद भी कुछ विकास का काम नहीं हो पाता। हमारे देश में आजादी के 62 साल के बाद भी 3 लाख गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं, जहां बिजली नहीं है। आजादी के 62 साल के बाद भी 2.5 से 3 लाख गांवों में सड़क नहीं है, चलने की व्यवस्था नहीं है। लगभग 3 लाख गांवों में न हॉस्पिटल है, न डॉक्टर है, न कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, न कोई दवा का केंद्र है। लोग मरते हैं, बिना दवा के मर जाते हैं। आजादी के 62 साल में इस देश में 14 करोड़ परिवारों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, जबकि इस देश में कुल परिवारों की संख्या 21 करोड़ है। 14 करोड़ को तो पानी ही नहीं मिलता पीने का। इस देश में एक एक बाल्टी पीने का पानी लाने के लिए करोड़ों घर की माताओं बहनों को 3-3 घंटे सड़क पर कहीं लाइन में खड़े होना पड़ता है, या 2-2 किलोमीटर चल के 1-2 बाल्टी पानी लाना पड़ता है। इस देश के पुलिस थानों में आजकल सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज होते हैं, वो पानी के लिए मारपीट के हैं। मुझे पहले पानी मिले या तुम्हें पहले पानी मिले, पीने का शुद्ध पानी नहीं। लगभग 15 करोड़ परिवार इस देश में ऐसे रहते हैं जिनकी माताओं बहनों को सुबह शौच जाने के लिए संडास घर की व्यवस्था नहीं है। आजादी के 62 साल में उनको अपने दैनिक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए किसी सड़क के किनारे बैठना पड़ता है, और बार बार मेरे जैसे लोगों की दृष्टि पड़ने पर उठना पड़ता है, फिर बैठना पड़ता है। वो दृश्य देखने लायक नहीं होता। आजादी के 62 साल के बाद 50% से ज्यादा बच्चे इस देश में स्कूल नहीं जा सकते, क्योंकि माता पिता के पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। आधी आबादी निरक्षर है इस देश की। 65% आबादी हमारे देश की किसी भी तरह की चिकित्सा नहीं ले सकती, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। ना एलोपैथी की चिकित्सा ले सकते हैं, ना होम्योपैथी की, ना आयुर्वेद की, ना बायोकेमिक। और इससे भी ज्यादा अफसोस इस देश में यह है कि हर साल जितने बच्चे इस देश में पैदा होते हैं, उनमें से आधे बच्चे मां का दूध नहीं मिलने के कारण मर जाते हैं, क्योंकि मां के शरीर में दूध नहीं बनता, क्योंकि मां को खाने के लिए पोषक अन्न नहीं मिलता। ये आजादी के 62 साल के भारत की तस्वीर है। इस भारत देश में आजादी के 62 साल के बाद हमारी सरकार ने एक रिपोर्ट अभी निकाली थोड़े दिन पहले, अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 84 करोड़ भारतवासियों की एक दिन की आमदनी 20 रुपए से कम है। माने 84 करोड़ भारतवासी हर दिन 20 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। 50 करोड़ भारतवासी हर दिन 15 रुपए खर्च नहीं कर सकते। 25 करोड़ भारतवासी हर दिन 10 रुपए खर्च नहीं कर सकते।
और 15 करोड़ भारतवासी तो एक दिन में 5 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। इतनी गरीबी में डूबा हुआ देश है। आप बोलेंगे तो 62 साल में हमने कुछ विकास ही नहीं किया। हां, किया है। भारत के 3-3.5 करोड़ लोगों का बहुत विकास हुआ है पिछले 62 साल में। 3 से 3.5 करोड़ लोग हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको टीए मिलता है, डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, जिनको सैलरी मिलती है और इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद सैलरी बढ़ती है। हर पे कमीशन के बाद उनकी सैलरी बढ़ती है और उन 3.5 करोड़ लोगों की बल्ले ही बल्ले है। उनको कोई दुख और तकलीफ नहीं है। उनमें से आप हैं, उनमें से मैं भी हूं। ये 3.5 करोड़ लोगों का बहुत विकास हुआ है। इतना विकास हुआ है कि आजादी मिलने के समय इन 3.5 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को 250-300 रुपए की पगार मिलती थी। अब उनको 90,000 रुपए महीने का वेतन हो गया 6th पे कमीशन के बाद। हमारे देश में बैंक के, बीमा के, रेलवे के, पब्लिक सेक्टर के, सरकार के सेक्टर के, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के सेक्टर के कुल कर्मचारी 3.5 करोड़ हैं। राष्ट्रपति से लेकर और चपरासी तक इनका ही जिंदाबाद है। इस देश में इनकी ही स्वतंत्रता है, इनको ही आजादी है। बाकी तो सब भूखमरे में है इस देश में। ये जब आंदोलन करते हैं इनकी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं। ये जब आंदोलन करते हैं इनके टीए बढ़ जाते हैं। ये जब आंदोलन करते हैं इनका डीए बढ़ जाता है। ये जब आंदोलन करते हैं इनकी सैलरी डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है। सरकार 1 मिनट भी देर नहीं लगाती, क्योंकि इन्हीं 3.5 करोड़ों के साथ मिलकर सरकार लूटती है। इसलिए इनको हमेशा खुश रखती है सरकार। इनके लिए 1st पे कमीशन, 2nd पे कमीशन, 3rd पे कमीशन, 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, जरूरत आने पर 7th पे कमीशन भी मिलेगा। हो सकता है तनख्वाहें 1 लाख को भी क्रॉस कर जाएं। इनकी तो जिंदगी एकदम आराम में है। विकास इन्हीं का हुआ है 62 साल में, और किसी का नहीं हुआ इस देश में। या पिछले 62 साल में विकास हुआ है तो टाटा, बिरला, डालमिया, धीरूभाई अंबानी, इनका हुआ है। एक मुकेश अंबानी नाम के व्यक्ति हैं इस देश में, उनकी 1 मिनट की आमदनी 20,000 रुपए है। इस हिंदुस्तान के 84 करोड़ लोगों की आमदनी एक दिन की 20 रुपए है। मुकेश अंबानी की 1 मिनट की आमदनी 20,000 रुपए है। और ऐसी स्थिति में मुकेश अंबानी जैसे लोग क्या करते हैं, वो अपनी बीवी के जन्मदिन पर हवाई जहाज गिफ्ट कर सकते हैं। ये इस देश में होता है। 268 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदकर मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी को भेंट में दिया जन्मदिन पर। उस दिन मुझे लगा कि मुकेश अंबानी ने 84 करोड़ भारतवासियों के गाल पर तमाचा मारा, जिनको एक दिन में 20 रुपए नहीं मिलते, और यहां एक एक आदमी अपनी बीवी को हवाई जहाज गिफ्ट करता है। उस दिन मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे लगा आजादी मुकेश अंबानी को मिली है, आजादी अनिल अंबानी को मिली है, आजादी टाटा, बिरला, डालमिया को मिली है, आजादी 300 घरानों को मिली है, आजादी 3.5 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को मिली है, जिनको 6 पे कमीशन हो गया है, जिनके टीए डीए बढ़ते जा रहे हैं। बाकी हिंदुस्तान तो गरीबी में, जला हालत में मरने के लिए बैठा हुआ है। तो बाकी सबको जहर या तो ये करें हम, और या अगर हम मानते हैं कि ये सारे हिंदुस्तानी भारत के अंग हैं, तो फिर इनके बारे में कब सोचेंगे? 62 साल तो हो गए आजादी के, इनका विकास कब होगा? ये देश की मुख्य धारा में कब शामिल होंगे? इनके बच्चे कब पढ़ लिखकर आईएएस बनेंगे? इनके बच्चे कब पढ़ लिखकर इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे? वो भी तो इस देश के नागरिक हैं। संविधान ने उनको भी नागरिक होने का अधिकार दिया है। हम अकेले नागरिक नहीं हैं, वो भी नागरिक हैं इस देश के। और ऐसी स्थिति में एक ही बात याद आती है कि अंग्रेजों के जमाने में यही किया गया था। अंग्रेजों का विकास हो,
अंग्रेजों के नजदीकियों का विकास हो, बाकी हिंदुस्तान गरीबी में डूब जाए, अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं था। अब आजादी के 62 साल में भी यही है। सरकार का विकास हो, सरकारी कर्मचारियों का विकास हो, नेताओं का विकास हो और उनके नजदीकी लोगों का विकास हो, बाकी हिंदुस्तान डूब जाए जलालत में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में जब अखबारों में खबरें छपती हैं कि वनवासी और आदिवासी समाज के लोग जहरीले पत्ते खाकर मर जाते हैं, इस देश के किसी नेता के पेट का पानी नहीं हिलता, किसी को शर्म नहीं आती अपने ऊपर। ऐसा देश हमने बनाया। अब दुख इसी बात का है कि आजादी के पहले लूट की व्यवस्था, आजादी के बाद भी वही लूट की व्यवस्था। और लूट की व्यवस्था में तो गरीबी ही आती है, कोई देश समृद्धशाली नहीं बनता। अब लूटा जा रहा है इस देश को हर साल 20 लाख करोड़ के आसपास, तो गरीबी ही आएगी, भुखमरी ही आएगी, कोई देश समृद्धशाली नहीं बन पाएगा। तब हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि आखिर इस देश को हमें क्या करना है। ऐसे ही चलते देना है, ऐसे ही जाते देना है, या इस देश को कहीं ब्रेक लगानी है और ठीक करना है, इसकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है। हम लोगों को जब ये लगता है कि अब पानी बहुत ज्यादा सिर के ऊपर से निकल रहा है और बर्दाश्त के बाहर हो गया है, इस देश में ऐसी हालत पैदा हो गई है, तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना होगा, कुछ तो सोचना होगा, नहीं तो हर पीढ़ी ऐसे ही निकलती जाएगी और समय भी हाथ से निकलता जाएगा। तब ये सारे प्रश्नों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने ये भारत स्वाभिमान अभियान बनाया है, इसको शुरू किया है इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही हैं, लूट पर आधारित हैं, अत्याचार पर आधारित हैं, इस देश के लोगों के शोषण पर आधारित हैं। इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए भारत स्वाभिमान अभियान है। आप बोलेंगे क्या हम इन व्यवस्थाओं को बदल पाएंगे? हमारा तो संकल्प है कि हम बदल पाएंगे। अब आपका संकल्प क्या कहता है वो आपको तय करना है। हम तो मानते हैं कि हम बदल पाएंगे, आप भी मानते हैं कि बदल पाएंगे, तो आप हमारे साथ आ जाइए। आपको लगता है कि नहीं बदल पाएंगे तो आप किनारे खड़े होकर देखिए, जब व्यवस्थाएं बदलने लगेंगी तब साथ आ जाइए। हमारे देश में जब 1942 का आंदोलन हुआ भारत छोड़ो, तो गांधी जी से बहुत लोग पूछते थे क्या अंग्रेज भारत छोड़ देंगे? तो गांधी जी यही कहा करते थे कि तुम साथ में आ जाओगे तो जल्दी छोड़ देंगे, नहीं आओगे तो भी अंग्रेज तो भारत छोड़ेंगे ही, तुम्हें अफसोस होगा कि भारत छुड़वाने में तुम शामिल नहीं थे। वही जवाब हमारा है। अब गांधी जी को अगर इतना आत्मविश्वास था कि अंग्रेजों से भारत हम छुड़ा लेंगे, तो हमको ये विश्वास है कि इन काले अंग्रेजों से भी हम इस भारत को छुड़ा लेंगे। इस व्यवस्था को तो हम बदल ही लेंगे और इसकी शुरुआत हमने की है। पहला कदम हमने उठाया है और वो पहला कदम हमारा यही है कि भारत देश में भ्रष्टाचार की, लूटखोरी की जो व्यवस्था बन गई है, इसको हम पहले ठीक करना चाहते हैं, दुरुस्त करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं की जड़ यही है, भ्रष्टाचार, लूटखोरी। तो आप बोलेंगे इसको कैसे ठीक करेंगे? इसके कई आयाम हैं ठीक करने के। उसमें से एक आयाम ये है कि हम भारत देश के नेताओं ने और अधिकारियों ने पिछले 62 साल में इस देश को जो लूटा और लूटा हुआ धन जो विदेशी बैंकों में रख दिया है, उस धन के बारे में हम इस समय अध्ययन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। हमको पता चला कि भारत के नेताओं ने पिछले 62 साल में जो धन लूटा है इस देश में से और विदेशी बैंकों में रखा हुआ है, वो धन बहुत बड़ी राशि है। स्विट्जरलैंड की 36 बैंकों में ही जो जमा है वो 1500 अरब डॉलर है। और ये आंकड़े मेरे नहीं है, स्विट्जरलैंड की बैंकों का जो एसोसिएशन है उनके द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं कि भारत के भ्रष्ट नेताओं का उनके देश में
1500 अरब डॉलर जमा हैं। एक बार स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति भारत आए थे। उन्होंने दिल्ली में एक व्याख्यान में ये कहा था कि भारत देश को कटोरा लेकर कहीं भी भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे ही देश के बैंकों में भारत के भ्रष्ट नेताओं का इतना पैसा है, अगर इसे भारत वापस मंगा ले तो भारत सोने की चिड़िया तो है, हो जाएगा। खुद उनके प्रेसिडेंट ने कहा दिल्ली में आके। तब से हमारे कान खुले और आंखें खुली कि स्विट्जरलैंड का प्रेसिडेंट क्या बोल रहा है। फिर खोजते गए तो पता चला वहां खाते हैं नेताओं के, अधिकारियों के। उन खातों में 1500 अरब डॉलर है। अगर इसको रुपए में बांट दिया जाए तो ये धन 75 लाख करोड़ रुपए है। 75 लाख करोड़ रुपए का मतलब समझते हैं? भारत सरकार की कम से कम 10 पंचवार्षिक योजनाएं इसमें चल जाएंगी, इतना धन है। 50 साल इस देश के विकास का काम हो जाए, इतना धन है। ये धन सारा हमारे देश से लूटकर विदेशों में जमा किया गया। और अभी थोड़े दिन से और एक जानकारी मिली, वो ये कि स्विट्जरलैंड के अलावा दुनिया में कुछ और देश हैं, जैसे छोटे छोटे देश हैं। एक पनामा नाम का देश है, बहुत छोटा सा देश है। वो टैक्स हेवन कंट्री है, वहां टैक्स नहीं है, इसलिए सारा काला धन लोग वहां जमा करते हैं। एक छोटा सा देश है, उसका नाम है गिनी बिसाऊ। एक छोटा सा देश है, उसका नाम है लीचेस्टन। एक छोटा सा देश है, उसका नाम है ट्रिनिडॉड। एक छोटा सा देश है, उसका नाम है टोबैगो। ऐसे छोटे छोटे कई देश हैं, वहां भी भारतवासियों का धन जमा है, और वो 35 लाख करोड़, माने कुल मिलाकर 110 लाख करोड़ रुपए इस देश की लूट का धन विदेशी बैंकों में है। भारत स्वाभिमान की तरफ से हम पहला काम जो करने जा रहे हैं वो यही है कि ये जो विदेशी बैंकों में रखा हुआ 110 लाख करोड़ का धन है, ये भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है और हर हालत में इसे भारत वापस लाना ही होगा। आप बोलेंगे क्या ये संभव है? हाँ, ये संभव है। कैसे संभव है? ये धन वापस लाना 4 तरीकों से संभव है। पहला तरीका ये है कि भारत की संसद इसके लिए कानून बनाए। कानून बनने के पहले संसद में प्रस्ताव पारित हो, और वो एक लाइन का प्रस्ताव हो कि 15 अगस्त 1947 के बाद जितना पैसा भारत के बाहर गया वो सारा भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। ये प्रस्ताव संसद में आए, इसके लिए हम रात दिन इस समय प्रयास कर रहे हैं। जिस दिन संसद में ये प्रस्ताव आएगा, इस पर बहस होगी और बहस टेलीविजन पर डायरेक्ट टेलीकास्ट होगी। उस दिन आप जरूर देखना। क्या देखना? कि कौन कौन नेता इसका विरोध कर रहा है। जब आप ये देखोगे कि कौन कौन विरोध कर रहा है, तो पक्की बात है हरामी वही है और पैसा उसी का स्विस बैंक है। अब ये प्रस्ताव जब आएगा तो कुछ विरोध करेंगे, ये पक्का है। कुछ हो सकता है समर्थन करें। हमारे संसद का नियम ये है कि जो मेजॉरिटी कहे वही होगा। हो सकता है मेजॉरिटी सांसद विरोध करें इसका, और बहुत थोड़े से सांसद इसको समर्थन करें। ये भी हो सकता है सबके सब विरोध करें, कोई इसका समर्थन ना करे, ये हो सकता है। हमें इसका अंदाजा है, लेकिन फिर भी ये प्रस्ताव हम लाना चाहते हैं ताकि पूरा देश अपनी आंखों से देखे कि हरामखोर कौन कौन वहां बैठा हुआ है। एक बार देश को यह अंदाजा लग गया कि कौन कौन हरामखोर वहां बैठा हुआ है, तब हम दूसरा स्टेप उठाने की तैयारी करेंगे। और हमारा दूसरा स्टेप ये होगा कि हम हिंदुस्तान की संसद को बदल देंगे फिर। और संसद को कैसे बदलेंगे? जो जो नेता इसका विरोध करेंगे उनके चुनाव क्षेत्र में जाकर हम उनकी पोल खोलेंगे।
और जनता से अपील करेंगे कि इनके स्थान पर किसी दूसरे आदमी को चुनकर दो जो संसद में जाकर इस प्रस्ताव का समर्थन करे और प्रस्ताव कानून में बदले। माने संसद में हम 350 से 400